हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मनी मार्केट के बारे में। ये कंप्लीट वीडियो है जिसमें हम मनी मार्केट का मीनिंग, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस, पार्टिसिपेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मनी मार्केट होता क्या है? मनी मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का एक पार्ट है। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? एक ऐसी मार्केट जहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है, जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। जो हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी मैच्योरिटी का पीरियड 1 साल से कम होता है, यानी कि इनको इशू करके गवर्नमेंट, बैंक, कंपनीज वगैरह वो अपनी शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। 1 साल से कम पीरियड के लिए इन्वेस्टर्स से पैसे रेज करते और इन्वेस्टर्स को 1 साल के अंदर अंदर उनका रिटर्न विद जो भी पैसा उन्होंने लगाया है वापस मिल जाता है। दूसरे होते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जिनकी मैच्योरिटी का पीरियड 1 साल से ज़्यादा होता है, यानी कि बैंक्स, कंपनीज वगैरह ये लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रेज करती हैं एंड इन्वेस्टर्स को उनका पैसा ज़्यादा टाइम के बाद वापस मिलता है, यानी कि 1 साल से ज़्यादा के पीरियड में वापस मिलता है। अब इन डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए डिफरेंट पार्ट हैं फाइनेंशियल मार्केट के। जो शॉर्ट टर्म वाले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं उनसे रिलेटेड काम होता है मनी मार्केट में, एंड जो लॉन्ग टर्म वाले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं उनसे रिलेटेड काम होता है कैपिटल मार्केट में। तो मनी मार्केट आई होप आपको समझ में आ गया होगा, फाइनेंशियल मार्केट का वो हिस्सा जहाँ पे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी मैच्योरिटी का पीरियड 1 साल से कम है, उनकी बाइंग एंड सेलिंग होती है, दैट इज मनी मार्केट। नाउ जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक है, एपेक्स बैंक है, वो मनी मार्केट को डिफाइन करता है एज अ सेगमेंट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विद हाई लिक्विडिटी एंड लो क्रेडिट रिस्क आर ट्रेडेड। यानी कि मनी मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, जहाँ पे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी मैच्योरिटी का पीरियड 1 साल से कम है, उनकी बाइंग एंड सेलिंग होती है। एंड इन इंस्ट्रूमेंट्स के मेनली 2 फीचर्स हैं, हाई लिक्विडिटी एंड लो क्रेडिट रिस्क। हाई लिक्विडिटी, देखो लिक्विडिटी का मतलब होता है फाइनेंस में कि आप किसी चीज़ को कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट करा सकते हो। ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हाई लिक्विड होते हैं, बिकॉज इन इंस्ट्रूमेंट्स को इन्वेस्टर जब चाहे तब क्विकली सेल करके कैश में कन्वर्ट करा सकता है। नेक्स्ट है लो क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क का मतलब क्या होता है कि अगर जो पेमेंट है, अगर हम किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें हमारे पेमेंट ना मिलने का रिस्क कितना है। अब यहाँ पे लो क्रेडिट रिस्क होता है बिकॉज ये जो सिक्योरिटीज़ हैं, ये जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हैं, इनको गवर्नमेंट, बैंक्स एंड बड़ी बड़ी कंपनीज ही इशू कर सकती है, जिनके पेमेंट ना करने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। जो कंपनीज के पेमेंट में डिफ़ॉल्ट के चांसेस होते हैं, या फिर जिनके चांसेस हैं कि वो अपने इन्वेस्टर्स को उनका पैसा वापस नहीं दे पाएंगी, उनको आरबीआई अलाउ ही नहीं करता है कि वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स इशू कर पाएँ। नेक्स्ट, देयर आर फीचर्स ऑफ मनी मार्केट। फर्स्ट है शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट में ओनली शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी मैच्योरिटी का पीरियड 1 साल से कम होता है। अगर 1 साल से ज़्यादा के पीरियड वाले इंस्ट्रूमेंट है तो वो कैपिटल मार्केट का पार्ट होते हैं। हाई लिक्विडिटी, ये इंस्ट्रूमेंट को इन्वेस्टर जब चाहे तब सेल करके कैश में कन्वर्ट करा सकता है। लो क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रिस्क एकदम लो होता है बिकॉज गवर्नमेंट, बड़ी बड़ी कंपनीज एंड अच्छे बैंक्स ही इन इंस्ट्रूमेंट्स को इशू कर सकते हैं। तो जो पेमेंट में डिफ़ॉल्ट के चांसेस हैं वो एकदम ना के बराबर होते हैं। जिन कंपनीज या फिर जिन इंस्टीट्यूशन के ऐसे चांसेस होते हैं कि वो अपने इन्वेस्टर्स को उनका पैसा वापस नहीं दे पाएंगे, उनको आरबीआई अलाउ ही नहीं करता है कि वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशू कर पाएँ। डाइवर्स पार्टिसिपेंट्स, गवर्नमेंट, कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, इंडिविजुअल्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, बहुत सारी पार्टिसिपेंट्स जो है वो मनी मार्केट में अपना रोल प्ले करते हैं एंड अपना डिफरेंट इनका रोल होता है, जो कि हम आगे डिस्कस भी करेंगे। रेगुलेटेड बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो है मेनली इंडिया के मनी मार्केट को रेगुलेट करता है, इंश्योर करता है कि मनी मार्केट स्मूथली फंक्शन करे, इन्वेस्टर्स के राइट प्रोटेक्टेड रहें। डेट इंस्ट्रूमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो मनी मार्केट में डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब कि लोन इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो हमारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको इशू करके कंपनीज, बैंक्स, गवर्नमेंट ये हमसे लोन लेते हैं, हमसे लोन की फॉर्म में पैसा रेज करते हैं, हमें ओनरशिप राइट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं शेयर्स की तरह।
हेल्प्स इन लिक्विडिटी मैनेजमेंट, लिक्विडिटी मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करता है मनी मार्केट। मनी मार्केट इंश्योर करता है कि बैंक्स को, कंपनीज को, गवर्नमेंट को जब भी शॉर्ट टर्म के लिए फंड की रिक्वायरमेंट हो, वो फंड की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। बिकॉज मनी मार्केट इनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करके मार्केट से शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स रेज कर सकें। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मनी मार्केट, सबसे पहला है मेंटेनिंग लिक्विडिटी। मनी मार्केट का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि ये इंश्योर करना कि कंपनीज को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, गवर्नमेंट को जब भी फंड्स की रिक्वायरमेंट हो शॉर्ट टर्म के लिए, वो फंड्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए एंड ये अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन कर पाए। प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मनी मार्केट का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि बैंक्स, कंपनीज वगैरह को क्विकली लोन प्रोवाइड हो थ्रू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर्स एक्सेट्रा, ताकि ये अपनी कैश शॉर्टेज को मीट कर पाए। रेगुलेटिंग मनी सप्लाई, मनी मार्केट आरबीआई को मनी सप्लाई को एंड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। देखो, जो मनी मार्केट में आरबीआई क्या करता है, जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है और कंट्री में मनी सप्लाई ज़्यादा होती है, तो आरबीआई जो है वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू कर देता है, जैसे कि टी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स वगैरह। जब आरबीआई सिक्योरिटीज़ को इशू करता है तो हम लोग जो है, हम इन्वेस्टर्स जो हैं, हम उसमें अपना पैसा लगा देते हैं एंड आरबीआई जो है वो हमसे कैश लेता है, मतलब कि हमारा पैसा ले लेता है और हमें वो इंस्ट्रूमेंट दे देता है। ठीक है, तो हमारा पैसा आरबीआई के पास चला गया तो हमारे पास पैसा कम हो गया, यानी कि कंट्री में मनी की सप्लाई कम हो गई। देख, तो मनी की सप्लाई कम होगी इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करके। दूसरी चीज़, अगर लोगों के पास कम पैसा है तो लोग कम चीज़ों की डिमांड करेंगे। अगर किसी भी चीज़ की मार्केट में डिमांड कम हो जाती है तो उस चीज़ का जो प्राइस है वो भी कम हो जाता है, तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। एंड इसी तरह से अगर हम उल्टा करें, अगर मान लीजिए आरबीआई जो है वो हमसे इंस्ट्रूमेंट इशू करने की बजाय हमसे इंस्ट्रूमेंट्स खरीद ले, या फिर हमें उन इंस्ट्रूमेंट्स की पेमेंट कर दे, हमारा प्रॉफिट और हमें अपना जो पैसा हमने लगाया था वो वापस कर दे, तो हमारे पास ज़्यादा कैश हो जाएगा, कंट्री में मनी की सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी। अब मनी की सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी कंट्री में, हमारे पास ज़्यादा कैश हो जाएगा, तो हम उस कैश के थ्रू क्या करेंगे, सामान खरीदेंगे ना, चीज़ों की डिमांड करेंगे, चीज़ों की डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी तो उस चीज़ का प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन जो है वो हाई हो जाएगा। तो आरबीआई इस तरह से जो है मनी मार्केट के थ्रू, यानी कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की बाइंग एंड सेलिंग के थ्रू जो है कंट्री में मनी सप्लाई को एंड इन्फ्लेशन को रेगुलेट कर सकता है। इंश्योरिंग सेफ्टी एंड ट्रांसपेरेंसी, सेफ्टी एंड ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करते हैं आरबीआई एंड सेबी की जो भी मनी मार्केट में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, कि बैंक्स, कंपनीज वगैरह ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करके इन्वेस्टर्स से फंड्स रेज कर रहे हैं, ये सारी ट्रांजैक्शन सेफ एंड फेयर रहे। एनकरेजिंग प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ फंड्स, देखो हम लोग जो इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो कई बार सिर्फ इस तरह से अपने कुछ पैसे को मार्केट में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को बाय करने में नहीं लगाते हैं कि व्हाट इफ़ इमरजेंसी में हमें पैसा चाहिए होगा तो कहाँ से आएगा। बट जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें एक तो ये होता है कि जब चाहे तब हम उनको सेल करके पैसा ले सकते हैं। तो और दूसरी चीज़ यहाँ पे पेमेंट ना मिलने के, यानी कि डिफ़ॉल्ट के चांसेस भी एकदम ना के बराबर होते हैं। तो ऐसे में ये दो जो फीचर्स है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के, ये इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं कि वो अपना पैसा जो है वो इन इंस्ट्रूमेंट्स में लगाएं। एंड इससे क्या होता है, एक तो हमारा पैसा वापस हमारे पास दबा हुआ रखा है तो उसका कोई भी यूज़ नहीं हो रहा है। दूसरा, अगर वो मार्केट में कंपनीज, बैंक्स, गवर्नमेंट को मिल रहा है इन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, तो उस पैसे का प्रोडक्टिव यूज़ होता है। कंपनीज उस पैसे के थ्रू इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को एक्सपैंड करती हैं, है ना। और जो गवर्नमेंट है वो उस पैसे को हमारे एजुकेशन फैसिलिटीज़ में, हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटी, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में लगाती है, तो उस पैसे का प्रोडक्टिव यूज़ होता है। नाउ फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट, सबसे पहले है प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फंड्स। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स प्रोवाइड करता है बैंक्स को, बिजनेसेस को, गवर्नमेंट को थ्रू इशूइंग शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इंश्योर्स लिक्विडिटी, मनी मार्केट इंश्योर करता है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे हैं मनी मार्केट में उनको इजीली बाय किया जा सके और इजीली सेल किया जा सके, ताकि जब भी किसी भी बैंक को, किसी भी बिजनेस को मार्केट में कैश की रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। हेल्प्स आरबीआई कंट्रोल द इकोनॉमी, पहले ही बता चुकी हूँ, आरबीआई को इकोनॉमी को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, इन्फ्लेशन को एंड मनी सप्लाई को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं।
फंड्स वर्किंग कैपिटल नीड्स, जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है कंपनीज की उसको पूरा करने में हेल्प करता है। कंपनी जो है वो कमर्शियल पेपर्स को इशू करके अपने इवन डेली एक्सपेंसेस के लिए भी फंड्स मार्केट से रेज कर सकती हैं, एंड जब वो एक्सपेंसेस मीट हो जाए और कंपनी के पास रेवेन्यू हो तब पेमेंट कर सकती हैं। डिसाइड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, जो मार्केट में शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए लोन लेने के लिए जो रेट्स होती हैं वो भी मनी मार्केट के ऊपर डिपेंड करती हैं। जो मनी मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की, वो ओवरऑल मार्केट की शॉर्ट टर्म बोरोइंग रेट्स को इन्फ्लुएंस करती है। सपोर्ट्स गवर्नमेंट बोरोइंग, जो हमारी गवर्नमेंट है उसको भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि वो लोगों से लोन ले पाए शॉर्ट टर्म के लिए, एंड उस शॉर्ट टर्म लोन के थ्रू जो है वो इंश्योर कर सके स्मूथ पब्लिक स्पेंडिंग को, यानी कि हमारी एजुकेशन फैसिलिटी में, हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटी में, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ में इन्वेस्टमेंट को इंश्योर कर पाए। नेक्स्ट, देयर आर पार्टिसिपेंट्स ऑफ मनी मार्केट। सबसे पहला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी मार्केट का रेगुलेटर एंड कंट्रोलर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी मार्केट को रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए एंड फेयर ट्रांजैक्शंस के लिए। और ऑल्सो जो आरबीआई है वो जो भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती हैं वो आरबीआई इशू करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, जैसे कि टी बिल्स एंड कैश मैनेजमेंट बिल्स। कमर्शियल बैंक्स वो इशूअर, इन्वेस्टर एंड बोरोवर हैं मनी मार्केट के। कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, एंड इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में जैसे कि टी बिल्स में, कमर्शियल पेपर्स में, एंड बोरोवर एंड लैंडर भी हैं। जो हमारा कॉल मनी एंड नोटिस मनी है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो बैंक्स हैं वो एक दूसरे को फंड्स उधार देते हैं और एक दूसरे से फंड्स बोरो करते हैं, उधार लेते हैं। कंपनीज एंड कॉरपोरेशंस जो हैं वो फंड रेजर्स एंड फंड प्रोवाइडर्स दोनों का काम करते हैं। कंपनीज एंड कॉरपोरेशंस मार्केट में कमर्शियल पेपर्स इशू करते हैं एंड इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। गवर्नमेंट सबसे बड़ा इशूअर है बट इन्वेस्टर नहीं है। गवर्नमेंट इशू करता है ट्रेजरी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स एक्सेट्रा, एंड मनी मार्केट में पार्टिसिपेट करता है कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं ये दोनों का काम करती है, इन्वेस्टर एंड इशूअर। ये जो है मार्केट में कमर्शियल पेपर्स को इशू करके फंड्स रेज करती हैं, यानी कि इशू करती है, एंड इन्वेस्ट भी करती है डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे कि ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक्सेट्रा। म्यूचुअल फंड्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। ये इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में मनी मार्केट के अंदर, जैसे कि मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स में, ट्रेजरी बिल्स में, कमर्शियल पेपर्स में, और शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ को बाय करके मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। इंडिविजुअल यानी कि हम लोग इन्वेस्टर होते हैं मनी मार्केट में। हम कुछ इंस्ट्रूमेंट में तो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो हम इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं। डायरेक्टली हम टी बिल्स को बाय कर सकते हैं आरबीआई के रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म के थ्रू। हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, एंड कुछ इंस्ट्रूमेंट में हम म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं जैसे कि मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, और कुछ में हम थ्रू ब्रोकर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ देयर आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को मैंने यहाँ पे इश्यूअर के बेस पे कैटेगराइज किया है, वैसे यहाँ पे कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, ये मेरी अपनी थ्योरी है। तो गवर्नमेंट कौन से इशू करती है, ट्रेजरी बिल्स एंड कैश मैनेजमेंट बिल्स। बैंक्स एंड कॉरपोरेट्स कौन से इशू करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर एंड कमर्शियल बिल्स। इंटर बैंक बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जब एक बैंक दूसरे बैंक से लोन लेता है या फिर एक बैंक दूसरे बैंक को पैसे उधार देता है, दैट इज कॉल मनी एंड रेपो रीपर्चेज एग्रीमेंट्स। एंड लास्ट इज मनी मार्केट फंड्स या फिर मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। ट्रेजरी बिल्स, देखो जब गवर्नमेंट को बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैसे चाहिए होते हैं तो गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स इशू करती है। ये जो ट्रेजरी बिल्स है वो आरबीआई इशू करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनकी जो मेच्योरिटी का पीरियड होता है वो 91 डेज, 182 डेज या फिर 364 डेज होता है। अगर गवर्नमेंट इनको इशू कर रही है तो ये फुल्ली रिस्क फ्री होते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट के पेमेंट के चांसेस एकदम 100% होते हैं। यहाँ पे हमें कोई भी इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं मिलता है, इनको एक डिस्काउंट के ऊपर इशू किया जाता है और फेस वैल्यू पे इनको रिडीम किया जाता है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इन्वेस्टर है, वो 1 लाख रुपीज़ का टी बिल बाय करता है, ठीक है। 1 लाख रुपीज़ की फेस वैल्यू है एंड 97,000 जो है ये इसका
प्राइस है, इशू प्राइस है, ठीक है। यानी कि 97,000 रुपीज़ इन्वेस्टर ने पे किए हैं एंड 1 लाख रुपीज़ उस टी बिल की फेस वैल्यू है। इसका ड्यूरेशन है 91 डेज, यानी कि 91 डेज के बाद इन्वेस्टर को पूरे 1 लाख रुपीज़ मिलेंगे। मतलब कि इन्वेस्टर को 97,000 रुपीज़ पे करके 1 लाख रुपीज़ मिले हैं, तो 3,000 जो है वो इन्वेस्टर का रिटर्न होता है। तो इस तरह से टी बिल्स काम करते हैं। ये मिनिमम यहाँ पे 25,000 इन्वेस्ट करने ज़रूरी होते हैं। इन्वेस्टर्स होते हैं टी बिल्स में बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, कॉरपोरेट, इंडिविजुअल, फॉरेन इन्वेस्टर्स एक्सेट्रा। नाउ कैश मैनेजमेंट बिल्स। कैश मैनेजमेंट बिल्स अल्ट्रा शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि शॉर्ट टर्म से भी शॉर्ट टर्म। जब गवर्नमेंट को बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कि 91 डेज से भी कम पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो वो आरबीआई के थ्रू कैश मैनेजमेंट बिल्स इशू करती है। और ये जो कैश मैनेजमेंट बिल्स होते हैं ये भी रिस्क फ्री होते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट इनको इशू कर रही है, कोई इंटरेस्ट की पेमेंट इसमें भी नहीं होती है। सेम टी बिल वाला मैकेनिज्म होता है, डिस्काउंट के ऊपर इशू किया जाता है और फेस वैल्यू के ऊपर रिडीम किया जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल एक इन्वेस्टर है, वो 1 लाख रुपीज़ के CMBs बाय कर रहा है 98,500 में, ठीक है। 98,500 रुपीज़ जो है वो इसका डिस्काउंटेड प्राइस है बाय करने के लिए, और 1 लाख इसकी फेस वैल्यू है। तो आफ्टर 45 डेज इन्वेस्टर्स जो है उसको गवर्नमेंट पे करेगी पूरे 1 लाख रुपीज़, और 1,500 रुपये का यहाँ पे इन्वेस्टर को प्रॉफिट हो जाएगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की अमाउंट होती है यहाँ पे 25,000 एंड बैंक्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, फॉरेन इन्वेस्टर्स ये सब इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देयर इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट नाम से समझ में आ रहा है, डिपॉजिट कहाँ पे कराते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, बैंक्स में, है ना। तो ये जो है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू करते हैं, ये शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। देखो इसमें क्या होता है, इसमें ये जो बैंक्स हैं या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमसे डिपॉजिट की डिमांड करते हैं कि हमें एक सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट करो एंड हम तुम्हें एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे हम बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं या फिर अपनी FD कराते हैं, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम अपना पैसा वहाँ पर डिपॉजिट कराते हैं, है ना। तो इसी तरह से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में होता है, हम अपना पैसा इनमें डिपॉजिट कराते हैं। बट डिफरेंस क्या होता है कि जो FD एंड सेविंग अकाउंट होते हैं उनमें हम अपना पैसा जब चाहे तब निकाल सकते हैं, FD को हम ब्रेक करा सकते हैं एंड सेविंग अकाउंट में हम ATM वगैरह के थ्रू विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है उसकी एक फिक्स्ड मैच्योरिटी होती है, उस मैच्योरिटी से पहले हमें अपना पैसा वापस नहीं मिलेगा। एंड ये जो मैच्योरिटी होती है ये 7 days to 1 year होती है, यानी कि मिनिमम 7 days एंड मैक्सिमम 1 year तक, जितने टाइम पीरियड के लिए जो बैंक इशू कर रहा है कोई इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं होती है। वही डिस्काउंट और रिडम्पशन वाला रूल है पहले वाले इंस्ट्रूमेंट्स की तरह। फॉर एग्जांपल एक बैंक है वो 10 लाख रुपीज़ के CD इशू कर रहा है एट 9,80,000 रुपीज़। तो जो इन्वेस्टर है उसको 9,80,000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट कराने हैं एंड जो 6 मंथ है उसके लिए उतना टाइम पीरियड है इस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का। तो आफ्टर 6 मंथ ये जो इन्वेस्टर है इसको पूरे 10 लाख रुपीज़ मिल जाएंगे, 20,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे। एंड इस 6 मंथ की पीरियड के अंदर अगर इन्वेस्टर को पैसे चाहिए तो वो नहीं मिलने वाले हैं। इन्वेस्टर यहाँ पे कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल, कंपनीज, म्यूचुअल फंड, बैंक्स वगैरह, और मिनिमम अमाउंट होती है 1 लाख। नाउ कमर्शियल पेपर्स। कमर्शियल पेपर क्या होते हैं? अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। देखो जो हमारी कंपनीज वगैरह होती हैं वो अपनी वर्किंग कैपिटल नीड को पूरा करने के लिए कमर्शियल पेपर्स को इशू करती हैं। ये जो कमर्शियल पेपर्स होते हैं इनके पीछे कंपनीज को कोई भी कोलैटरल नहीं रखनी होती है, यानी कि कोई ऐसी सिक्योरिटी नहीं रखनी होती है कि अगर मैं पेमेंट ना कर पाऊँ तो ये जो इन्वेस्टर हैं इस सिक्योरिटी को बेच के अपना पैसा ले पाएँ। तो ऐसी कोलैटरल नहीं रखी जाती, ये अनसिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। और ये ओनली वही बड़ी बड़ी कंपनीज या फिर वही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू कर सकते हैं जिनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत हाई है। A2 क्रेडिट रेटिंग बोलते हैं। A2 क्रेडिट रेटिंग वाली जो कंपनीज वगैरह हैं वही इसको इशू कर सकती हैं। RBI जो है सभी कंपनीज को कमर्शियल पेपर इशू करने के लिए अलाउ नहीं करता है। इनके ऊपर भी कोई इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं होती है, वही T-बिल और बाकी इंस्ट्रूमेंट वाला मैकेनिज्म फॉलो होता है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है वो 5 लाख रुपीज़ के CP इशू कर रही है फॉर 4,85,000। तो आफ्टर 3 मंथ्स अगर कोई भी इन्वेस्टर इनमें इन्वेस्ट करे तो 4,85,000 रुपीज़ पे करके इन्वेस्टर को 5 लाख रुपीज़ की अर्निंग होगी और 15,000 जो है वो उसका प्रॉफिट होगा।
मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए 5 लाख रुपीज़, यानी कि 5 लाख रुपीज़ यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्ट करने होते हैं। कोई भी इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, बैंक्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, कॉर्पोरेट एंड इंडिविजुअल्स। बट ओनली जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं, जिनके पास खूब सारा पैसा होता है, वही इनमें इन्वेस्ट करते हैं। अगर एक कमर्शियल पेपर चाहिए तो 5 लाख रुपीज़, और 2 कमर्शियल पेपर चाहिए तो एटलीस्ट 10 लाख रुपीज़ पे करने होते हैं। कमर्शियल बिल्स देखो, बिल क्या होता है? जब हम किसी सामान खरीदते हैं तो जो सेलर होता है वो बिल बनाते हैं। तो ऐसे ही कमर्शियल बिल होते हैं। कमर्शियल बिल में क्या होता है? एक सेलर होता है, एक बायर होता है, ठीक है। जो सेलर होता है वो बायर के लिए एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर देता है। कई बार बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में जो बायर होता है वो सेलर को बोलता है कि मैं अभी पेमेंट नहीं दे रहा हूँ, मैं कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद तुम्हें पेमेंट दूंगा फ्यूचर में। बट सेलर को क्या ये चाहिए होता है कि जब भी मुझे पेमेंट की रिक्वायरमेंट हो, जब भी मुझे कैश की रिक्वायरमेंट हो, वो कैश मुझे मिल जाए। तो मैं ये कैसे इंश्योर करूँ, है ना? तो वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर देता है बायर पे कि ये लो, ये इस डॉक्यूमेंट पे साइन करो एंड बस, ठीक है। और उस डॉक्यूमेंट से क्या स्पेसिफाई हो जाता है कि ये जो बायर है ये सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद मुझे इतने पैसे वापस देगा। तो एक सर्टिफिकेशन हो गई, गारंटी हो गई। तो अब ये जो सेलर है, इसको जब भी पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, ये इस बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक में डिपॉजिट करा के पैसे ले सकता है। पूरे पैसे तो नहीं मिलेंगे, थोड़े से कम पैसे बैंक उसको दे देगा और सेलर की रिक्वायरमेंट वहाँ पे पूरी हो जाएगी एंड बैंक उसके बाद बायर से वो पैसे ले लेगा। तो इस तरह से होता है कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल की जो मैच्योरिटी का पीरियड होता है वो 30 to 90 डेज़ के लिए होता है, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है ये 30 to 90 डेज़ के लिए ड्रॉ होता है। एंड बिजनेस जो है ओनली जो गुड्स को सेल करते हैं क्रेडिट पे, वही इसको इशू करते हैं। ये 2 टाइप का होता है, डिमांड बिल एंड यूजेस बिल। बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेट्स, ये सब इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेलर है, उसने एक बायर पे 2 लाख रुपीज़ का बिल ड्रॉ किया है जो कि 60 डेज़ के बाद इसकी पेमेंट होनी है। एक बैंक है जो इसको डिस्काउंट कर देता है 1,95,000 रुपीज़ पे, यानी कि जो सेलर है वो इस बैंक के पास गया, ए बैंक के पास, एंड जो बैंक है वो 1,95,000 रुपीज़ उस 2 लाख के बिल के लिए इस सेलर को पे कर रहा है। एंड जब 60 डेज़ पूरे हो जाएंगे तब जो बैंक है वो उस बायर से पूरे के पूरे 2 लाख रुपए ले लेगा और 5,000 बैंक का प्रॉफिट होगा। नाउ देयर इज़ कॉल मनी। कॉल मनी क्या होता है? इंटर बैंक बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट होता है। देखो, जैसे हमें कई बार जब पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो हम अपने बैंक के पास ना जाके हम अपने रिलेटिव से पैसे मांग लेते हैं। ऐसे ही जो बैंक्स हैं कई बार आरबीआई के पास ना जाके फिर इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह के थ्रू ना अप्रोच करके कई बार अपने दूसरे बैंक से पैसे मांग लेते हैं। तो बैंक्स क्या करते हैं, एक बैंक दूसरे बैंक से पैसे मांग लेता है फॉर ओवरनाइट या फिर लाइक मैक्सिमम 14 डेज़ के लिए, तो हम इसे कॉल मनी बोलते हैं। कॉल मनी क्यों बोलते हैं? कि ऐसे में जो ए बैंक है वो बी बैंक को कोई भी सिक्योरिटी नहीं दे रहा है, अपनी किसी प्रॉपर्टी के कागज़ नहीं दे रहा है कि अगर मैं तुम्हें पैसे वापस नहीं दे पाऊँ टाइम पे तो अपनी ये जो सिक्योरिटी है जिसके पेपर मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इस सिक्योरिटी की, इस प्रॉपर्टी को बेच के अपने पैसे ले लेना। ऐसी कोई भी सिक्योरिटी, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो है ए बैंक बी बैंक को नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे बी बैंक के पास भी ये राइट है कि वो तब चाहे तब अपने पैसे ए से वापस ले ले। इसे हम कॉल बोलते हैं कि जो राइट है बी बैंक के पास कि जब चाहे तब अपने पैसे ए से वापस ले ले, दैट इज़ कॉल। इसीलिए हम इसे कॉल मनी बोलते हैं। एंड कॉल मनी जो है वो बहुत लार्ज लेवल पे चलती है बैंक्स के बीच में। एंड जो बी बैंक है वो ए बैंक से ऑब्वियसली इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा लोन के बदले में, और इस इंटरेस्ट रेट को हम कॉल रेट बोलेंगे। एंड जो कॉल रेट है वो डेली फ्लक्चुएट होती है मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस के ऊपर। एंड ये जो कॉल मनी है ये ओनली बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में होता है। इसमें ओनली बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बैंक है ए, उसको शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट है 10 करोड़ रुपीज़ की, एंड तो वो बैंक बी से 6% इंटरेस्ट रेट पे एक दिन के लिए ये लोन ले लेता है, दैट इज़ कॉल मनी। नाउ रीपर्चेज एग्रीमेंट। रीपर्चेज एग्रीमेंट में क्या होता है, एक बैंक दूसरे बैंक को अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या फिर अपनी कोई भी अदर सिक्योरिटी जो है वो सेल कर देता है इस एग्रीमेंट पे कि मैं फ्यूचर में
एक फ्यूचर डेट के ऊपर हाई प्राइस के ऊपर इनको वापस से खरीद लूँगा। फॉर एग्जांपल एक बैंक है, ठीक है, ए, वो अपनी 50 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आरबीआई को सेल कर रहा है। आरबीआई उसको 50 करोड़ रुपीज़ पे करेगा, उन सिक्योरिटीज़ को बाय कर लेगा। लेकिन बैंक ए आरबीआई के साथ ये एग्रीमेंट कर रहा है कि इन फ्यूचर मैं इन सिक्योरिटीज़ को वापस खरीद लूँगा। लाइक आफ्टर 7 डेज़ मैं इन सिक्योरिटीज़ को वापस खरीद लूँगा एक हाई प्राइस के ऊपर। तो अब क्या होगा, आफ्टर 7 डेज़ जो बैंक है वो आरबीआई को हाई प्राइस पे करेगा, यानी कि विद इंटरेस्ट 50 करोड़ के ऊपर विद इंटरेस्ट मान लीजिए 55 करोड़ रुपीज़ पे करेगा और इन सिक्योरिटीज़ को वापस से खरीद लेगा। तो इस तरह से बैंक को जो पैसे की रिक्वायरमेंट थी, तो बैंक की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है बाय एंटरिंग इनटू अ रीपर्चेज एग्रीमेंट। इनकी जो मैच्योरिटी का पीरियड होता है वो ओवरनाइट टू 14 डेज़ होता है, यानी कि इधर तो एक रात के लिए या फिर 14 डेज़ तक के लिए जो बैंक हैं वो पैसे रेज करते हैं। आरबीआई, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज होती है उसे हम रेपो रेट बोलते हैं, एंड एग्जाम्पल मैं आपको बता ही चुकी हूँ। नेक्स्ट है मनी मार्केट फंड्स। मनी मार्केट फंड को हम मनी मार्केट म्यूचुअल फंड भी बोलते हैं। ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर, देखो म्यूचुअल फंड क्या होते हैं जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स का मनी पूल किया जाता है एंड उनको डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है। तो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स का मनी पूल किया जाता है एंड उनको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है। इसका कोई भी मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है, इन्वेस्टर जब चाहे तब एंटर कर सकते हैं, तब जब चाहे तब एग्जिट कर सकते हैं। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी इनको इशू करती हैं एंड इन पे जो रिटर्न होता है वो इंटरेस्ट की फॉर्म में फिर कैपिटल एप्रिसिएशन की फॉर्म में होता है, यानी कि या तो आपको रेगुलर इंटरेस्ट की पेमेंट होगी या फिर आप जब इन फंड्स को से एग्जिट करोगे तब आपको लमसम अमाउंट मिलेगी। इन्वेस्टर्स यहाँ पे कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फॉर एग्जांपल एक इन्वेस्टर है वो HDFC मनी मार्केट फंड्स में अपने पैसे लगा रहा है 1 लाख रुपीज़, तो उस पैसे को जो फंड मैनेजर है वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करेगा एंड इन्वेस्टर को मान लीजिए 5% का एनुअल रिटर्न मिल रहा है। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल। एंड जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी डिटेल वीडियो भी ऑलरेडी डाली जा चुकी, इसीलिए मैंने यहाँ पे इनका जल्दी ओवरव्यू दिया है। सो थैंक यू।